नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे कक्षा 6 का भूगोल। तो कक्षा 6 के भूगोल में आज अध्याय 5 है। अध्याय 5 का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस अध्याय में सबसे पहले देखते हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो मित्रों, आप जानते ही हैं कि मानव को जीवित रहने के लिए भूमि होना चाहिए, जल होना चाहिए, हवा। तो ये सब जो है ये पृथ्वी पर ही मौजूद है। इसलिए पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, बर्फ, जल, जलवाष्प शामिल हैं। तो मित्रों, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल में जो कि जल की जो 3 अवस्थाएं हैं, बर्फ, जल और जलवाष्प, ये सभी शामिल हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब देखते हैं मित्रों भूमंडल के बारे में। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जाता है। बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं तथा बड़े जलाशय वाले भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन विश्व के सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मित्रों, जो विश्व के सभी महासागर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो स्थलीय भाग हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो मित्रों, समुद्री जो जल है उसका तल सभी जगह समान होगा और इसी समुद्री जल के तल से स्थल की ऊंचाई मानी जाती है। यानी कह सकते हैं कि समुद्र तल से ही स्थल की ऊंचाई मापी जाती है। इसी समुद्री तल को हम शून्य मानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो मित्रों, जो विश्व का सबसे ऊंचा भाग है वो माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर है। लेकिन अगर गहराई की बात की जाए तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अब देखते हैं मित्रों महाद्वीप के बारे में। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो मित्रों, हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं जो एक दूसरे से जल राशि के द्वारा अलग हैं। महाद्वीप हमारे 7 हैं जो एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी स्थलीय भाग ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में है और जो जलीय भाग है मित्रों वो दक्षिणी गोलार्ध में है। इन महाद्वीपों में सबसे पहले देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ध्यान में रखेंगे मित्रों, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। अगला महाद्वीप देखते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अगला महाद्वीप देखते हैं मित्रों अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यानी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो पूरे 7 महाद्वीपों में मित्रों अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। तो मित्रों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पनामा जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है वह स्थल संधि कहलाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अगला देखते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अगला महाद्वीप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अगले महाद्वीप के बारे में देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तो मित्रों, आप जानते ही हैं कि ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, इसलिए यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है, क्योंकि मित्रों यहाँ पर बर्फ से ढका हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र मैत्री तथा भारती यहाँ पर हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग पर स्थल है। यानी पृथ्वी का जो 71% भाग पर मित्रों जल पाया जाता है और 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। जलमंडल में जल के सभी स्वरूप महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी शामिल हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों का पानी इतना अधिक खारा होता है कि मानव की उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग और अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब देखते हैं मित्रों महासागरों के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की प्रमुख 3 गतियां हैं। तो मित्रों महासागर जल के प्रमुख भाग हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महासागरीय जल हमेशा मित्रों गतिशील होते हैं और इनके गतिशील का कारण तरंगे हैं, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर है। इसमें सबसे पहला देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर यह फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। तो मित्रों प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर में ही स्थित है।
प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इसके चारों ओर स्थित हैं। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी भाषा के यस के आकार का है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप हैं। तो मित्रों, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। वही अटलांटिक महासागर के आकार की बात की जाए तो ये यस आकार का है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। अगला देखते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर अर्थात भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अगला देखते हैं दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। अगला पॉइंट देखते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों तरफ फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, जो आर्कटिक महासागर है वह उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव वृत्त के चारों तरफ से फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे हम बेरिंग जलसंधि के नाम से जानते हैं। जलसंधि पानी का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब देखते हैं मित्रों वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल एवं बहिर्मंडल में बांटा गया है। वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के आधार पर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम अर्थात 0.03% है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। तो मित्रों, जैसे ही समुद्र तल से ऊपर की ओर आप बढ़ेंगे तो घनत्व क्या होगा वायुमंडल का, घटता जाता है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को ही हम पवन कहते हैं। अगला देखते हैं मित्रों जीव मंडल के बारे में। तो जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीव मौजूद हैं। यहाँ जीवों की बहुत अधिक सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं।
जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों में जंतु जगत तथा पादप जगत में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो ये तो मित्रों थे कक्षा 6 का भूगोल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।